नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स लेकर आते हैं, साथ ही कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें भी लेकर आते हैं। आज हमारे साथ 4 मेहमान हैं। धर्मेश भाटिया हैं, डायरेक्टर हैं एमिरेट्स एनबीडी से, और वंदना भारती हैं एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज़ की एवीपी कमोडिटी रिसर्च हेड है। किशोर नान्ने हैं कमोडिटी एंड करेंसी के, मोतीलाल ओसवाल के एसोसिएट डायरेक्टर हैं। आप तीनों ही मेहमानों का स्वागत है। साथ ही आगे हमारे साथ एनर्जी मार्केट पर बात करने के लिए नरेंद्र तनेजा साहब भी होंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें जिन पर आपको भी नज़र रखनी चाहिए। गोल्ड की अगर बात करें तो यूएस चीन में जिस तरह से तनाव है, नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद से ये तनाव और बढ़ने की चिंता है। उससे यहाँ पर सोने में जो कमज़ोरी थी वो थम सी गई है। अब लग रहा है यहाँ से रिकवरी भी दिख सकती है। 51,500 के आसपास कारोबार हो रहा है एमसीएक्स पर। चांदी की बात करें तो ग्रोथ की चिंता से मेटल में जो दबाव दिख रहा है उसका असर यहाँ पर चांदी पर भी है। 57,500 के पास एमसीएक्स पर चांदी कारोबार कर रही है। क्रूड जहां पर आज एक ओपेक प्लस की अहम बैठक है, बैठक में क्या फैसला होता है, इससे पहले बाजार एक रेंज में ही कारोबार कर रहा है। $100 के आसपास ब्रेंट क्रूड का भाव है। नेचुरल गैस रिकॉर्ड उत्पादन की खबर से यहां पर दबाव है। एमसीएक्स पर 610 रुपए के नीचे कारोबार हो रहा है। कॉपर आज कल की कमजोरी के बाद आज हल्की तेजी यहां दिख रही है। 645 रुपए के करीब एमसीएक्स पर कॉपर का वायदा ट्रेड हो रहा है। एग्री मार्केट में मेंथा, जहां पर सिंथेटिक मेंथा की सप्लाई बढ़ी है, उससे दबाव है। 1000 के नीचे भी आज इंट्राडे में एमसीएक्स पर मेंथा फिसल गया। कॉटन महाराष्ट्र में फसल को नुकसान हो रहा है। 46,700 रुपए के आसपास है आज तेजी एमसीएक्स कॉटन में दिख रही है। कॉटन के कम मांग से लगातार ऊपरी स्तरों पर दबाव दिख रहा है। अलग अलग विकल्प ज़्यादा होने से कॉटन केक में लगातार कमजोरी है। 2500 रुपये तक आज लुढ़क गया है। 1.5% तक की गिरावट आज एनसीडीएक्स में कॉटन वायदा में दिख रहा है। ग्वार, राजस्थान में भारी बारिश से लगातार यहाँ पर ग्वार की कीमतों पर दबाव बना है। 4,900 रुपये के नीचे ग्वार सीड का वायदा आ चुका है। जीरा ऊपरी स्तरों पर दबाव है। कल 24,000 के ऊपर चला गया था, आज 23,750 के आसपास कारोबार हो रहा है। चलिए कुछ बड़ी खबरें, लेकिन अब सबसे पहले बात होगी क्रूड की, जहां पर ओपेक प्लस की एक अहम बैठक होगी। क्या ओपेक का क्या फैसला होगा, क्या उत्पादन में बदलाव होगा या कोई नो चेंज की स्थिति होगी, और यूएस प्रेशर का कितना असर होगा, सब इस पर बात करने के लिए हमारे साथ नरेंद्र तनेजा जी हैं, जाने माने एनर्जी एक्सपर्ट है। सर स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। सर आपके पास आते हैं, उससे पहले किशोर जी, आपको क्या लग रहा है, किस तरह के फैसले की उम्मीद बाजार कर रहा है, और आप क्या सेंस कर रहे हैं इस बैठक से? गुड मॉर्निंग मिस्टर मोहन। गुड आई मॉर्निंग थिंक सर। यहाँ पे जहाँ तक जो डिसीजन के सवाल है, थोड़ा बहुत प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश करेंगे या एटलीस्ट अनाउंसमेंट करेंगे। बट हालांकि जो स्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं कि वहाँ पे जो कैपेसिटी है, रियल कैपेसिटी जो है, आप ओपेक के पास है क्या, कि कितना बढ़ाने की कैपेसिटी है, बिकॉज जो अर्लियर कोटा है वो भी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। और हालांकि और कोटा बढ़ा के कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा सप्लाई सिचुएशन में। मेरे हिसाब से इट्स बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम रादर देन द इंटेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो थोड़ा बहुत प्राइसेस को मदद करने के लिए, थोड़ा बहुत मार्केट्स को दबाने के लिए एक एक वोकल सपोर्ट देने के उम्मीद कर सकते हैं। बट अदरवाइज मेरे हिसाब से बहुत बड़ा सप्लाई में बदलाव मुझे दिख नहीं रहा है। सर तनेजा जी भी हैं। सर स्वागत है आपका। सर आप क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बैठक से? चेंज, क्या उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है या कोई बदलाव नहीं होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा उत्पादन को लेके बात हो पाएगी। बातचीत इनफॉर्मल इनकी चल रही है, इन पर दबाव भी है, उत्पादन बढ़ाई है। लेकिन दूसरी हिसाब हम ये भी देख रहे हैं कि कीमतों में नरमी आई है, और कुछ 2-3 ओपेक के देश हैं, उन्होंने तो बल्कि इसका प्रोटेस्ट किया है कि भाई ऑलरेडी कीमतें नीचे जा रही हैं और नीचे जा सकती हैं, तो ऐसे में उत्पादन बढ़ाने की क्या जरूरत है। जबकि लोगों मार्केट का में कुछ लोगों को लगता है डिमांड डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो ऐसे में उत्पादन घटाने से तो नुकसान हो जाएगा। तो मुझे लगता नहीं कि कोई बड़ा फैसला इस तरीके का हो सकता है कोई टोकनिज्म हो जाए, थोड़ा सा उत्पादन बढ़ाने की बात हो जाए। लेकिन जिस तरह के डेवलपमेंट पिछले 4 दिन में हुए हैं कीमतों को लेकर के, मुझे लगता है कि ओपेक के लिए कोई बड़ा फैसला लेना उत्पादन को लेके, खासतौर से बढ़ाने को लेके, वो मुश्किल हो जाएगा। हालांकि आज से 8 दिन पहले इस तरह की बात थी, लेकिन पिछले 4 दिन के डेवलपमेंट जो है वो इसको लेके ज्यादा है कि डिमांड डिस्ट्रक्शन हो सकता है, रिसेशन आ सकता है वगैरह। तो इसको लेकर के अभी मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा फैसला होगा।
ओके सर, और उसके अलावा जो ट्रिगर हैं ग्लोबल ग्रोथ को लेकर चिंता है, ताइवान विजिट के बाद नैन्सी पेलोसी की, क्या इससे तनाव बढ़ेगा और इसका क्या एनर्जी मार्केट पर असर हो सकता है? देखिए, चाइना और अमेरिका को लेकर के पूरे इंडो पैसिफिक, जिसमें कि चाइना एक तरफ होगा और कुछ हद तक रूस उनके साथ हो सकता है, लेकिन जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, वियतनाम है, भारत कुछ हद तक है, पश्चिम के तमाम देश हैं, ये एक तरफ होंगे। ये तो आने वाले 20-30 साल की कहानी है। तो अभी अमेरिकन स्पीकर जो हैं वो गई हैं वहां पे, उससे थोड़ा तनाव बढ़ा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे कोई कीमतों पे भारी असर पड़ेगा, क्योंकि चीन में पूरे बाजार का लोगों का ध्यान इस बात पे है कि चाइनीज अर्थव्यवस्था जो है, जो नई चुनौतियां उनके सामने आ गई हैं, कोविड वहां दोबारा फैल रहा है, वहां पे जो है बेरोजगारी थोड़ी बढ़ी है, उनका जीडीपी नीचे गया है। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है ध्यान लोगों का उधर ज्यादा। और एक हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि चाइना के जितने भी रिजर्व्स हैं और जितने भी इन्वेस्टमेंट है वो भारी मात्रा में अमेरिका के अंदर ही है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के। तो एक सीमा से आगे चाइना भी बहुत ज्यादा कुछ करेगा, मुझे ऐसा लगता नहीं है। हालांकि इतना जरूर है कि तनाव बना रहेगा, शीत युद्ध चलेगा, एक दूसरे पे सैंक्शंस लगा सकते हैं, जैसे चीन ने ऑलरेडी ताइवान के खिलाफ लगा दी कल, जैसा आपने देखा। तो ये सब चलेगा, लेकिन इससे आगे इसकी तेल की कीमतों पर असर पड़ जाएगा कोई स्थायी रूप से, मुझे नहीं लगता। ये चीनी अर्थव्यवस्था को तो परेशानी आ ही रही है। इस समय सबसे बड़ी चुनौती इस समय ये आ रही है कि अमेरिका और यूरोप, क्या वहां पे एक डीप रिसेशन आ सकता है? अगर डीप रिसेशन में की का जो बात अगर आती है और ये सस्टेन करती है और ऐसा कुछ होता है, वो पूरी दुनिया के लिए चुनौती होगी, स्वयं चीन के लिए चुनौती होगी, क्योंकि रिसेशन यूरोप और अमेरिका में सबसे बड़ा नुकसान चीन को होता है, और चीन में भी रिसेशन आ जाता है और फिर पूरी दुनिया में उसका स्पाइरल इफेक्ट होगा। तो अभी सारा ध्यान उन चीजों पर है। हालांकि अफगानिस्तान में जो हुआ, चीन में स्पीकर का विजिट, ये सब तो हो रहा है, हेडलाइंस हैं, लेकिन सब अगर आप गहराई से देखें हेडलाइंस के पीछे और नीचे, तो सबसे बड़ी चिंता इस समय रिसेशन की है। और जो तेल बाजार है उसको सबसे बड़ी चिंता है कि अगर रिसेशन आता है तो क्या डिमांड डिस्ट्रक्शन होगा। हालांकि मुझे लगता है ये एंग्जाइटी की अभी कोई बहुत भारी बुनियाद नहीं है, अभी इंतजार करना चाहिए कम से कम 2-3-4 हफ्ते और मुझे नहीं लगता है कोई डीप रिसेशन आएगा। लेकिन बाजार में इसको लेके तनाव है, ये बहुत बड़ा कारण है कि तेल की कीमतों में ये नरमी आ रही है। ओके, तो ये वजह है। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। धर्मेश जी, आप क्या सेंस कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, किस तरह के फैसले की उम्मीद हो और बाजार किस तरह रिएक्ट करेगा, और क्या लग रहा है इस बैठक के बाद किस ओर बाजार जा सकता है? क्रूड की क्या 100 के ऊपर वापस से जाएगा और वहां पर टिक जाएगा ब्रेंट? गुड मॉर्निंग। देखिए, अगर कच्चे तेल की बात करें तो कच्चे तेल में मैं भी काफी मंदी की तरफ ज्यादा बेट करूंगा, क्योंकि काफी ऊपरी स्तरों पर मार्केट सस्टेन नहीं हो रहा है। अगर ये सस्टेन होता है तो काफी सारे देश, छोटे और डेवलपिंग देश में काफी अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी, इंक्लूडिंग इंडिया, जिसकी ट्रेड डेफिसिट बढ़ते जा रही है। अगर इस कारणवश मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट में जो सप्लाई है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप गल्फ देखिए तो गल्फ में काफी देश अपनी फुल कैपेसिटी सप्लाई करना चाहते हैं और यूएस भी इसे सपोर्ट कर रहा है, तो उस कारणवश आपको मार्केट में काफी अच्छी सप्लाई आने की गुंजाइश काफी हाई है। और अगर ये जो वॉर सिनेरियो है ये अगर कम होता है या इसकी जो स्थिति कम हो जाती है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट में अच्छी खासी सेल ऑफ आएगी और प्राइस यहाँ से एटलीस्ट $10 की गिरावट आपको करंट लेवल से दिखा सकती है। मैंने ऑन एन एवरेज 85 टू 88 लेवल्स में एक्सपेक्ट करता हूँ नाइमैक्स में आने की। और डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो पिछले 2 हफ्ते से मैं मंदी कह रहा था और 7,500 के स्तर कह रहा था, तो वो आ चुके हैं। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 7,100 से लेके 7,000 के स्तर के लिए आप यहाँ पे मंदी करके चल सकते हैं। चलिए, अब बात कर लेते हैं एनर्जी मार्केट की। हालांकि वंदना जी, आप ट्रेडर को क्या सलाह दे रही हैं? आज 7,450 एमसीएक्स क्रूड का भाव है, इस भाव पर क्या सलाह दे रही हैं? विश्वमोहन जी, 2-3 ट्रिगर्स यहाँ पे है जो कि काफी अहम है। मैक्रो जो है ये नेगेटिव इंडिकेशंस दे रहे हैं और यूएस डॉलर इंडेक्स में लग रहा है कि एक पुलबैक आ सकता है फिर से। और जो सिचुएशंस हैं, जो अभी पॉलिटिकल जो सिचुएशंस है, वो यहाँ पे लग रहा है कि 2-3 दिन में यहाँ पे थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी इनकी विजिट जब खत्म होगी। फिलहाल मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा डाउन साइड में रहना चाहिए। एक बार 7400 आता है तो सेलिंग करिए, 7200 का टारगेट रखिए, स्टॉप लॉस 7500 का होगा। इंटरनेशनल मार्केट में मुझे लग रहा है विश्व मोहन जी, $93 बहुत क्रूशियल लेवल है यहाँ पे। अगर एक बार $93 से नीचे की क्लोजिंग होती है तो फिर यहाँ पे क्लैरिटी आ जाएगी कि जो सेलिंग साइड है वो यहाँ पे डीप हो सकता है। $93 के बाद मुझे लग रहा है कि एक बार $87 तक भी आता हुआ हम देख सकते हैं। तो इस लेवल्स को वॉच करना होगा, क्योंकि बार बार $93 आ रहा है और वहां से एक बाउंस देखा जा रहा है। घरेलू बाजार में मुझे लग रहा है कि 7200 आ सकता है इजीली, और जो बेस इसका बनेगा वो कहीं ना कहीं 7000 के करीब बनेगा।
यानी 7200 तक नीचे की तरफ आ सकता है। चलिए अब बुलियन मार्केट की बात कर लेते हैं। हालांकि आज एक रेंज में ही कारोबार हो रहा है। किशोर सर, क्या लग रहा है आपको बुलियन मार्केट में गोल्ड और सिल्वर? विश्वान, यहाँ पे भी जो सिचुएशन ऐसा है कि हालांकि जो रिस्क प्रीमियम है वो थोड़ा बढ़ा हुआ है, थोड़ा सा जो जियोपॉलिटिक्स का जो टेंशन है वो थोड़ा बहुत सेंटिमेंट प्ले कर रहा है, एंड ऑल्सो थोड़ा माइल्ड डॉलर वीकनेस जो है वो थोड़ा सपोर्टिव है। मेरे हिसाब से इंट्राडे में एक बार दोनों गोल्ड सिल्वर में बाइंग करके चल सकते हैं। गोल्ड अगर अक्टूबर वाइज देखें तो 51,300 के आसपास बाइंग बेहतर रहेगा। 51,100 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं और टारगेट आप रख सकते हैं 51,700। जहां तक सिल्वर की सवाल है, आई थिंक 57,200 इज अ बाइंग लेवल, और अपसाइड में 58,000 तक भी टारगेट्स के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 56,800 के आसपास आपका स्टॉप लॉसेस होना चाहिए। की सलाह है। धर्मेश जी, आपको भी लग रहा है कि खरीदारी करें अभी गोल्ड और सिल्वर में? मैं भी काफी सहमत हूँ किशोर से। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि सोने में अभी भी काफी चमक है और प्राइस 1800 के स्तर ब्रेच करने की काफी ट्राई कर रही है। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो रुपए को लेके थोड़ी सी मार्केट में नरमाश है, बट ओवरऑल 51,500 से लेके 52,000 के स्तर के लिए सोना मुझे लग रहा है कि तेजी में रहेगा। रिस्क प्रीमियम काफी हाई है इसमें अगेन, और अगर थोड़ा भी वॉर की सिनारियो और बढ़ती है तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये तेजी बरकरार रहेगी। आप क्या सलाह दे रहे हैं आज ट्रेडर्स को, वन्ना जी, गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही? विश्वमान जी, मुझे लग रहा है कि ये कमोडिटी, दोनों ही कमोडिटी रेजिस्टेंस को अपने फेस नहीं कर पाई और वहां से एक डाउनसाइड आता हुआ देखा। हालांकि सीसॉ मूवमेंट है, एक दिन बाइंग का एक दिन सेलिंग का मोमेंटम रहता है। मैं एक लेवल सजेस्ट करना चाहूंगी। 51,350 पे आता है तो यहाँ पे सेलिंग करना चाहिए। 51,100 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस 51,475 का लगा के चल सकते हैं गोल्ड में। सिमिलरली मुझे लग रहा है कि सिल्वर में थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर आ सकता है। 57,450 के लेवल पे सेलिंग करनी चाहिए। एक बार जो टारगेट होगा वो 57,000 का होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए 57,600 का। ओके, यानी छोटे से टारगेट के लिए आपको बेचना है, लेकिन धर्मेश जी और किशोर जी, उनको लगता है कि आपको खरीद कर जाना चाहिए नीचे के लेवल पे, और वन्ना जी को लग रहा है जो छोटे से टारगेट के लिए यहाँ पर जो टारगेट दे रही हैं 51,100, यानी 250 के टारगेट के लिए आप यहाँ पर बेच सकते हैं। 51,475 का स्टॉप लॉस भी लगा ले। और चांदी में भी लग रहा है कि 450 रुपये नीचे का टारगेट है, यानी छोटे से टारगेट का इंट्राडे का व्यू है वन्ना जी का। चलिए आगे बढ़ते हैं और बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं। आज हालांकि हल्की रिकवरी दिख रही है। धर्मेश जी, क्या लग रहा है, आप लगातार यहाँ पर आपको लग रहा था कि मेटल की तेजी नहीं टिकेगी, 650 के आसपास से फिर से कॉपर नीचे की तरफ आएगा, हालांकि वो अब उस रेंज के आसपास ही है। पिछले एक हफ्ते से एक बड़ा रेंज नहीं बना पाया है, एक कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। अब आपका व्यू क्या है, इन स्तरों पर क्या सलाह दे रहे हैं मेटल में आप? देखिए, बेस मेटल की बात करें तो बेस मेटल ने एक अच्छी खासी बाउंस बैक दी है। 600 से ऑलमोस्ट 650 के स्तर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे आएंगे, और 650 काफी अच्छा लेवल है। मैं रेकमेंड करूंगा निवेशकों को कि फिर से आप यहाँ पे बिकवाली करके चल सकते हैं। स्पेशली कॉपर की अगर बेट करें तो 635 के टारगेट के लिए आप मार्केट में भी बेच सकते हैं। ऑलमोस्ट 648 650 का लेवल है। 10 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करें 660 का, बट डाउन साइड आप एक्सपेक्ट करिए कि 635 से 630 के स्तर के लिए आप बिकवाली करके चल सकते हैं। दूसरी मेरी कमोडिटी जिंक रहेगी। जिंक में भी अच्छी खासी एक छलांग देखने मिली और प्राइस ऑलमोस्ट 290 के ऊपर चला गया है, बट कंप्लीटली रुपए के कारण हुआ है। फंडामेंटली कोई बड़ी चेंज आई नहीं है। मैं रेकमेंड करूंगा यहाँ से अभी बिकवाली करके चल सकते हैं। 300 का स्टॉप लॉस का मेंटेन रखिए। डाउन साइड 285 टू 280 के लिए आप यहाँ पे जिंक में भी बिकवाली करके चल सकते हैं। यानी कॉपर और जिंक दो बेचने की सलाह है। 625 से 630 रुपए तक के टारगेट नीचे की तरफ कॉपर आ सकता है, और 285 रुपए के टारगेट के लिए आप बेच सकते हैं जिंक। किशोर सर, आपको क्या लग रहा है, आप क्या खरीदना या बेचना पसंद करेंगे मेटल में? विश्वमान, यहाँ पे दो चीज चल रहा है। वन इज कि चाइना का जो हाउसिंग मार्केट का जो क्राइसिस है वो थोड़ा बहुत मंदी के माहौल बना के रखा हुआ है। सेकंड इज, अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में देखें कि आई थिंक ये जो ताइवान का क्राइसिस अगर थोड़ा सा भी इंक्रीज हो जाता है तो ऑलरेडी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, सेमीकंडक्टर एंड चिप्स का शॉर्टेज चल रहा है। आई थिंक ताइवान इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ चिप्स, तो वहां पे थोड़ा बहुत स्लो डाउन हो सकता है, बट टेम्पररी है। शॉर्ट टर्म में जो है काफी हद तक मेटल में गिरावट देख चुके हैं, तो एक पुल बैक रैली आना बाकी है। दो स्ट्रक्चरली बुलिश नहीं है, बट पुल बैक आएगा। कॉपर में काफी अच्छा बाई बन सकता है 644 के आसपास, 652 का टारगेट्स के लिए, और 640 के आसपास आप स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। तो ये भी हुए बेस मेटल्स को लेकर। वन्ना जी, आपकी तरफ से टॉपिक मेटल में आज?
विश्वमन जी, मैं किशोर से यहाँ थोड़ा एग्री कर रही हूँ। मुझे लग रहा है कि एक टेम्परेरी पुलबैक आ सकता है यहाँ पे, और जिंक जो है ये स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है, तो एक यहाँ पे अपसाइड आता हुआ हम देख सकते हैं। 294 के करीब यहाँ पे एक बाइंग जो है वो बनती है। 297 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के चल सकते हैं 292.5 का। तो जिंक खरीदना है 294 में, 297 रुपये 297 के टारगेट के लिए 292 का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा ले। अब रुपए की बात कर लेते हैं। रुपए में किशोर सर क्या लग रहा है, रिकवरी दिखी हफ्ते भर में करीब करीब 1.5% की रिकवरी आई, आज हालांकि कमजोरी है, क्या वापस से कमजोरी बढ़ने वाली है रुपए की? आई थिंक विश्वमोहन 78.50 78.60 तक तो एक्सपेक्टेड था रिकवरी, बट हाल फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से रिकवरी थोड़ा सा एक्सटेंड हो सकता है। मेरे हिसाब से 78.30 तक रिकवरी चल सकता है, बट उसके बाद आपको अगर कंटिन्यूअस स्ट्रेंथ चाहिए तो स्ट्रक्चरल चेंजेस का जरूरत है। बट फिलहाल के लिए जो है जो डॉलर का जो करेक्शन है वो हम लोग देख रहे हैं, एंड थोड़ा इम्प्रूव्ड सेंटिमेंट्स, जो रिस्क अवर्सनेस जो है वो थोड़ा कम हुआ है। ग्लोबली इक्विटी मार्केट्स थोड़ा रिकवर हुआ है, बट मुझे बहुत ज्यादा टिकाऊ नहीं लगता है। प्रोबेबली 78.30 तक थोड़ा बहुत अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो ये आपका व्यू करेंसी पर क्या है धर्मेश जी? मुझे भी लगता है कि 78 तक के टारगेट के लिए आप यहाँ पे डॉलर बेच के चल सकते हैं, बट ये शॉर्ट मूव होगा क्योंकि मार्केट में जो तेजी देखने मिली थी ऑलमोस्ट 75 से 80 के स्तर, वहां से कहीं ना कहीं इसको प्रॉफिट बुकिंग आई है, और इवन डॉलर इंडेक्स भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जोन में आ चुका है। बट ये टेम्पररी रहेगी। लॉन्ग टर्म के लिए फिर से मुझे लगता है कि रुपया कमजोर ही रहेगा। अगर कच्चा तेल फिर से $100 के ऊपर सरों पर सस्टेन रहा तो ट्रेड डेफिसिट डेफिनेटली बढ़ना है, और एक्सपेक्ट करिए कि प्राइस ऑलमोस्ट 80 के ऊपर जाएगा। अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो जापानीज येन 140 पे पहुंच चुका है, ऑलमोस्ट 26 साल की ऊंचाई पे वीकनेस आ चुकी है प्राइस की। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इस कारणवश बाकी सारे देश जो डेवलपिंग देश है उसे में भी काफी असर हो सकता है, और रुपया मेरे हिसाब से कमजोर हो सकता है आगे जाके। ये टेम्पररी फिनोमिना है, शॉर्ट टर्म के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है कि 80 से 82 के स्तर के लिए आप रुपए लॉन्ग कर सकते हैं। चलिए अब कॉटन और कॉटन केक की बात कर लेते हैं। हालांकि दोनों की चाल बिल्कुल विपरीत है। कॉटन में जहां तेजी आ रही है, तेजी दिख रही है वापस से, महाराष्ट्र में फसल खराब होने की खबर आ रही है कई जिलों से, उससे यहां पर फायदा मिल रहा है। घरेलू बाजार में देखिए 1.5% ऊपर है कॉटन का वायदा, 47,000 के ऊपर। लेकिन एक दूसरी कहानी ये है, जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है उसमें डिस्काउंट काफ़ी है, वो 39,000 के नीचे के आसपास अक्टूबर का कॉन्ट्रैक्ट भाव है, और मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट का जो भाव है वो 47,000 के ऊपर है। वरना जी इतना डिफरेंस क्यों दिख रहा है दो कॉन्ट्रैक्ट के बीच में? क्या लग रहा है, क्या आगे भाव तेजी से नीचे आ सकते हैं क्या? विश्वमोहन जी, 2-3 चीजें यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो अक्टूबर वो मंथ है जब यहाँ पे कॉटन में अराइवल्स आने शुरू होंगे, तो वो एक सप्लाई साइड जो है वो इम्प्रूव होगा, जिसकी वजह से इतना स्ट्रॉन्ग बैकवर्डेशन हम आता हुआ देख रहे हैं। और प्राइसेस में लगभग आप देखिए जो 47,000 से 39,000 यहाँ पे इतने का फर्क यहाँ पे है। दूसरी चीज ये है विश्वमोहन जी, आप अगर देखें पिछले 2-3 दिनों की चाल देखें कॉटन में, तो जो अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट है वो ज्यादा प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है, यानी कि जो अगस्त है और अक्टूबर है उसका जो गैप है थोड़ा सा मिनिमाइज हो रहा है। लेकिन मुझे ये भी लग रहा है कि आने वाले समय में थोड़ा सा दबाव देखने को मिलेगा। अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में मुझे लग रहा है कि प्राइसेस ऊपर 48,000 तक भी जा सकते हैं। रीजन भी है यहाँ पे कि जो नई फसल है उसको आने में टाइम है, कैरी फॉरवर्ड कम है, और जो भी यहाँ पे नीड बेस्ड डिमांड है उसको पूरा करने के लिए कॉटन प्राइसेस हायर साइड पे हैं। तो मुझे लग रहा है कि 48,000 हो सकता है अपना ये अगस्त कॉन्ट्रैक्ट, और धीरे धीरे यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ हाल देखने को मिलेगा। यहाँ भी 39,500 तक के लेवल्स आता हुआ हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पे जो मेजर फॉल आएगा विश्वमोहन जी, वो हम देख सकते हैं सेकेंड हाफ ऑफ सितंबर या अक्टूबर में आएगा, यहाँ पे जब हम शार्प फॉल आता हुआ देख सकते हैं कॉटन प्राइसेस में। चलिए एक और खबर भी आ रही है एग्री सेक्टर के लिए कि गन्ने की एफआरपी बढ़ सकती है। सूत्रों के हवाले से ये खबर हमें मिल रही है, और खबर ये है कि 290 रुपये जो मौजूदा एफआरपी है उसे बढ़ाकर 305 रुपये किया जा सकता है। कैबिनेट इसमें आज विचार कर सकता है, कैबिनेट की बैठक में इस पर विचार हो सकता है। ये हमारे सोर्सेस रिपोर्टर्स की तरफ से खबर ये अभी अभी आ रही है, और ये जो 10% रिकवरी या हायर जो भी होगा उसके बेसिस पर ये 15 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी एफआरपी में की जा सकती है। ये सीएसीपी की तरफ से जो रिकमेंडेशंस आए थे उसके आधार पर ही ये बढ़ोतरी होने की संभावना है। तो एक अहम खबर शुगर सेक्टर के लिए। चलिए बाकी एग्री मार्केट की चाल देख लेते हैं। ग्वार जहां पर आज भी दबाव है, कॉटन केक काफ़ी कमज़ोर दिख रहा है। वरना जी कॉटन केक में क्या हो रहा है, तेज़ी टिक ही नहीं पा रही है, 2500 पे आ गया है। और एक खबर ये भी आ रही थी
कई सारे एसोसिएशन ये मांग कर रहे हैं कि ऑयल कंटेंट जो है कॉटन केक का एनसीडीएक्स के वेयर हाउसेस में जो रखे जाते हैं माल, वो कंटेंट काफ़ी कम है, उसकी बाजार में डिमांड है नहीं। 6% ऑयल कंटेंट है, जबकि आमतौर पे जो बाजार में 7.5 से 10% तक ऑयल कंटेंट वाले कॉटन केक बिकते हैं। क्या इसका असर है और क्या असर, क्योंकि वायदा में भाव टिक नहीं पा रहे, काफ़ी नीचे आ चुका है हाल की तेजी से। जी विश्वमन जी, ये एक मेजर रीजन है यहाँ पे जिसकी वजह से हम लोगों ने यहाँ पे एनसीडीएक्स में खास करके यहाँ पे एक दबाव आता हुआ देखा है। और ये जो दबाव आया है विश्वमन जी विद हायर वॉल्यूम आया है, तो कह सकते हैं कि एक हेल्दी ट्रेंड है। दूसरी चीज यहाँ पे विश्वमन जी और है कि अदर ऑयल सीड्स के जो केक हैं वो यहाँ पे फीडिंग इंडस्ट्री में काम आ रहे हैं और वो यहाँ पे कम प्राइसेस पे मिल रहे हैं, क्योंकि कॉटन ऑयल सीड केक का प्राइस काफी ज्यादा ऊपर हो चुका था। इसका भी एक असर जो है वो देखने को मिल रहा है। मेरे ख्याल से प्राइसेस अभी थोड़ा सा भी और करेक्ट होगा नीचे की तरफ, एक बार हम 2200 से 2350 तक के प्राइसेस आता हुआ देखेंगे, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे सेलिंग साइड में ही फिलहाल रहना चाहिए, क्योंकि सेंटिमेंट्स पे यहाँ पे बेयरिश है। एक वंदना जी, एक और खबर ये आ रही थी कि एकोशिया जो कॉटन सीड ऑयल केक एसोसिएशन है, उनकी तरफ से मांग थी कि जो एक्सपायरी का जो पीरियड है, वो वैलिडिटी पीरियड है, वो 6 महीने का है, उससे स्पेकुलेशन को बढ़ावा मिलता है। क्या ये सही है? वो उनकी मांग है कि 6 महीने से घटाकर जो वैलिडिटी एक्सपायरी पीरियड है उसे घटाकर 4 महीने कर दी जाए। विश्वमोहन जी, ये मुझे अभी फिलहाल ये नहीं लग रहा है कि ये कोई मेजर रीजन है यहाँ पे जिसकी वजह से ये फॉल आई है या उनकी डिमांड जो है ये वाजिब है, क्योंकि ये जो भी पीरियड्स होते हैं वो अराइवल्स को लेके होते हैं या फिर उनका जो वेयर हाउसिंग है, काफी चीजों को ध्यान में रख के किया जाता है। तो मेरे ख्याल से अभी 6 मंथ्स का जो पीरियड है ये यहाँ पे ठीक है, और उनकी डिमांड की वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर मुझे नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है कि अदर सब्स्टिट्यूट के जो प्राइसेस हैं वो यहाँ पे ज्यादा कम लेवल पे मिल रहे हैं, कम प्राइसेस पे मिल रहे हैं, जिसकी वजह से एक दबाव आता हुआ देखा गया है। और दूसरी चीज है, जो ऑयल कंटेंट की बात हो रही थी, ये मुझे मेजर इशू लग रहा है, क्योंकि क्वालिटी इंपैक्ट भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से प्राइसेस नीचे की तरफ कम हो रहे हैं, क्योंकि ये 4% का डिफरेंस है, और जब 2% का डिफरेंस होता है तो मार्केट इसको थोड़ा सा डिस्काउंट कर लेता है, लेकिन 4% ऑयल कंटेंट में यहाँ पे डिफरेंस है, इसकी वजह से एक जो दबाव है वो देखने को मिल रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं मसालों की। मसालों की कीमतों पर आज दबाव दिख रहा है, क्या करना चाहिए आज, क्या बेच कर जाएं वंदना जी मसालों में? मैं सेलिंग की यहाँ पे सलाह दूंगी। ये कमोडिटी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अब हायर साइड से कह सकते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पुअर हो गया हुआ है, और एक प्रॉफिट बुकिंग का भी माहौल है इस कमोडिटी में। 24,445 इस लेवल पे इसको सेल करके चलना चाहिए। नीचे 24,100 का भाव मुझे लग रहा है। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के चलना होगा 24,585 का, और मुझे लग रहा है कि 1 से 2 दिनों तक विश्वमोहन जी थोड़ा सा करेक्शन का माहौल रहेगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है, बाइंग यहाँ पे फिर से रिटर्न आएगी, हो सकता है 23,500 के लेवल पे या 23,800 के लेवल पे। चलिए अब बात कर लेते हैं ग्वार सीड और ग्वारगम की। हालांकि शुरुआती कारोबार में यहाँ पर कमजोरी थी, लेकिन अब धीरे धीरे तेजी आ रही है। ग्वारगम करीब 1% ऊपर है, 9,050 के ऊपर। ग्वार सीड आधे % से ज़्यादा की तेजी है, 4,950 के आसपास यहाँ पर भी कारोबार हो रहा है। ग्वार सीड और ग्वारगम में क्या लग रहा है, काफ़ी ऊपर के भाव से अगर देखें तो 20% नीचे आ चुके हैं दाम। क्या यहाँ से और गिरावट दिखती है या अब खरीदारी का वक्त आ रहा है? 5,000 के नीचे क्या ग्वार सीड खरीदें? विश्वमोहन जी, हम लोगों ने पहले ये सेलेक्ट हाई की स्ट्रेटजी दी थी, लेकिन अब यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी यहाँ पे रहेगी, क्योंकि प्राइसेस काफी करेक्ट हुए हैं, और यहाँ पे जो मॉनसून का जो न्यूज है उसको भी ये लगभग बाजार डिस्काउंट कर रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पे विश्वमोहन जी 5,000 से ऊपर बाइंग करनी चाहिए सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में। ऊपर की तरफ मैं 5400 देख रही हूँ। अगर ग्वारगम की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि इमीडिएट यहाँ पे 9200 का 1 से 2 दिन में हम प्राइस आता हुआ देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट टर्म की बात करें 1 से 2 हफ्ते का, मुझे लग रहा है प्राइसेस ऊपर में 9600 भी आ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो डिप पे बाइंग है वो करके चलना चाहिए इस काउंटर में। यानी डिप पे बाइंग की सलाह यहाँ पर इन दोनों ही काउंटर पर दे रहे हैं। और जो कैस्टर को लेकर क्या भी हुआ, कैस्टर पर क्या कॉल दे रही हैं वंदना जी? मुझे कैस्टर में मुझे लग रहा है कि गिरावट यहाँ पे हो सकती है, और नीचे की तरफ मुझे इनफैक्ट 6900 तक भी एक्सपेक्टेड है। फिलहाल मैं यहाँ पे कैस्टर में राय दूंगी कि 7115 पे एक बार सेलिंग करना चाहिए। 7000 का टारगेट रखना होगा, 7175 का एक स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे चल सकते हैं। बेचने की सलाह है 7,000 के टारगेट के लिए, 7175 का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा ले। शुक्रिया वंदना जी आपका, किशोर जी आपका और धर्मेश जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और पूरा आउटलुक समझाया, बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए। तो मुनाफे की मंडी में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक